हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक हम पूरी खत्म कर चुके हैं जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स थे। अब मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की आपके लिए बुक लेकर आया हूँ जिसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट मैं मॉर्निंग में डाल चुका हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली इसके 2 प्रैक्टिस सेट्स कवर करें। तो अब हम दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और यूथ की प्रैक्टिस सेट की लिस्ट भी बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए और रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला हमारा पोर्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो पहला प्रश्न है अलंकार से संबंधित। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार देखिए कहां पर होता है, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, यहाँ या उपमेय को उपमान के समान मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बताऊं इसका एक एग्जाम्पल, बीती विभावरी जागोरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बीपीएससी वगैरह में आई थिंक ये आया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार है। इसमें क्या है, यहाँ अंबर में पनघट, तारा में घट और उषा में नागरी का आरोप है, तो यहां पर रूपक अलंकार है। इसी तरह अगर देखेंगे, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। यहां पर भी उपमेय में आपका या उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं फिर से बोल देता हूं। बीती विभावरी जागोरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? ये तो सिंपल ही है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। जहां पर पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास। तो इसमें पंच यानी 5 वटों का समूह। इसके और एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है आते रहते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह। इसके अलावा जो और आता है इसका सतसई, सतसई इसका काफी ज्यादा पूछा जाता है, यानी 700 दोहों का समूह। ये भी इसका काफी आता है सतसई। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे नवरत्न तो 9 रत्नों का समाहार, चतुर्वेद 4 वेदों का समाहार, त्रिभुज त्रिकोण चौराहा। ठीक है, नवग्रह दोपहर यानी 2 पहरों का समूह। 2 पहर में भी आपका याद रखिएगा द्विगु समास ही है। त्रियोगी, ठीक है। इसके अलावा चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं का समाहार। ये सारे जो शब्द हैं ये द्विगु समास के कुछ उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा? रत्न प्लस आकर, ऑप्शन ए। ठीक है, रत्न प्लस आकर। और अगर बात करें इसमें संधि कौन सी है, तो रत्न में क्या है, आ, छोटा आ और बड़ा आ। तो यहां पर हमने कहा था छोटा आ और बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ बनेगा, मतलब दीर्घ बनेगा। तो यहां पर कौन सी संधि होगी? यहां पर दीर्घ संधि होगी। इसके अलावा कुछ और अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो हिमालय हिम प्लस आलय। ठीक है, शिवालय शिव प्लस आलय। इसके अलावा अन्य प्लस अन्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछा गया है 2009 में। अन्य प्लस अन्य क्या होता है? अन्यान्य। ठीक है, यहां पर भी आप छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे तो क्या बनेगा? अन्यान्य। इसके अलावा अगर बताऊं जो और पूछा गया है, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, छोटी ई और बड़ी ई मिला, यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिला तो क्या बन गया? बड़ी ई बन गया, कवींद्र बन गया। ठीक है, रविंद्र इसी तरह, रवि प्लस इंद्र। ये सारे आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं जो बार बार आते रहते हैं। प्रेक्षा प्लस आगार, प्रेक्षागार। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अनु प्लस ऐषण। ये तो कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, हर बार बीच में आता ही रहता है। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, यण स्वर संधि का। आगे, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस आचार। ये सब तो रिपीटेड प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें कौन सी संधि होगी आपकी? इसमें आपकी यण स्वर संधि है। ठीक है, इसमें भी यण स्वर संधि। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आपने एक इतिहास अगर पढ़ा हो तो हमने उसमें पढ़ा है ताम्र पाषाण युग, अगर आपने सुना होगा तो ताम्र जो है आपका ये इसका तत्सम रूप है। एक तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम शब्द क्या है? देखिए, तेल का तो क्या होता है? तैल। मैंने बताया था 2 मात्राएं आ जाती हैं, ये आया हुआ है, याद रखिएगा। तैल में 2 मात्राएं आ जाती हैं, तो ये आपका इसका तत्सम बन जाता है। अगर बात करें यहाँ पर इसमें कौन है, तो देखिए जो डाकिनी शब्द है,
ठीक है, डाकिनी शब्द एक तत्सम शब्द है, सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका जो तद्भव होता है वो होता है डायन। ठीक है, बात करें न्यौछावर की, न्यौछावर का तत्सम होता है निछावर। और आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो कुकुर आपका तत्सम है, कुकुर किसका? कुत्ते का तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तो इसमें कौन सा अगर देखेंगे हम तत्सम शब्द है, जो मुमुक्षु शब्द है। ठीक है, मुमुक्षु ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी वरिष्ठ, ऊष्मा और अंगूठा ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। दिए गए विकल्पों में से केहरी का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो केहरी का समानार्थी शब्द होगा आपका केसरी। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है केहरी? आपका ये शेर के लिए यूज किया जाता है, सिंह के लिए यूज किया जाता है। बात करें अगर हरिण की, तो हरिण हिरण का तत्सम शब्द है। कपी आपको पता होगा बंदर के लिए यूज किया जाता है। मतंग हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, मतंग। अब देखते हैं, हमें अवतरण पढ़ना है पूरा इसके बारे में। कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का फल का पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। भय की कोई जरूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा संशयालु बना दिया है। भक्ति ने पूरा आशावादी। एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गल्दश्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पद पर भक्त को कप, आवेग, जड़ता और रोमोदनम की अवस्था में ले आ देती है, वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित हैं, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं। यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से क्या होता है? अगर बात करें, आप प्रश्न देखते हैं पहला, कलयुग सब युगों से अच्छा क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पर एक ज्यादा बेहतर इसका ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, इसीलिए यह आपका कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? तो भक्ति ने मुक्ति को सस्ता इसलिए बना दिया है क्योंकि भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई ज्यादा बड़ा महत्व है नहीं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व है नहीं। अगला, योग में गलदश्रु भावुकता को क्यों साधन नहीं है? क्योंकि हम देखेंगे योग में भावना को कोई स्थान नहीं दिया जाता। यहां पर आप पढ़ेंगे, योग में गलदश्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पद पर भक्त को कब, आवेग, जड़ता और रोमोद्गम की अवस्था में ले आती है, वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। तो यहाँ पर भावुकता का कोई स्थान नहीं है। अगला, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? तो किस रूप में प्रभावित किया है? आप अगर देखेंगे तो भक्ति एक सस्ता सौदा है और योग महंगा। ये हमने पूरी लाइन वहां पर एग्जैक्टली देखी। अगला देखते हैं, परम तत्व क्या है? अगर बात करें तो परम तत्व इसमें से क्या है? परम तत्व है जो अविभाग से परे है, यानी ऑप्शन बी। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, तो काफी अच्छा देखिए इन्होंने पैसेज दिया है। अगला, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो ये होता है पुजारिन। ठीक है, पूजारिन नहीं होगा, पुजारिन होगा, छोटा ऊ हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पर ठीक होगा। 17वां, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये भी अच्छा है, तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग है शक्तिमती। ऑप्शन बी। ठीक है, शक्तिमती। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो जो होंठ शब्द है आपका, ठीक है, होंठ, होठों कुछ नहीं होता, होंठ हमेशा बहुवचन में ही यूज किया जाता है क्योंकि होंठ हमेशा जोड़े में आता है। पुस्तक रखी है, इस वाक्य में वचन है, तो पुस्तक रखी है इसमें सिंपल दिख रहा है आपको, एक वचन है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो अगर आप देखेंगे तो किस शब्द का प्रयोग होगा आपका? जो दर्शन शब्द है, ठीक है, कि भक्तों ने मंदिरों में दर्शन कर लिए, तो ये हमेशा एक, हम कह सकते हैं, बहुवचन के सेंस में यूज होता है। एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो ये देखिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला जो ऑप्शन है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला अगर आप पढ़ेंगे, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, तो देखिए सद्भाव, सद का जो मतलब होता है वही अच्छा होता है, तो इसके साथ अच्छे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, फिर वही गलती है, भाग और यहाँ पर अंश, अधिक अंश,
तो अंश का मतलब भी भाग होता है, अधिकांश में ही भाग निहित है, इसलिए भाग यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, ये ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखिए करण और करना, ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, केवल ऐसे आएगा। तो ये आपका पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें देखिए क्या होगा, श्याम पौधे सींच रहा है, ठीक है, सिंपल, श्याम पौधे सींच रहा है। और आपको पता है पौधे जल से ही सींचे जाते हैं और किसी से चीज सींचे नहीं जाते। तो जल यहां पर आप कह सकते हैं अपने आप माना जाएगा कि श्याम पौधे सींच रहा है, तो जल से ही सींच रहा होगा। ऑप्शन सी हमारा यहां पर ठीक है। अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत आनंदित होना, ऑप्शन सी। नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जरा भी नींद ना आना, मतलब आप बेचैन हो जाएं, बिल्कुल परेशान हो जाएं। अपनी करनी पार उतरनी, ये हमने मुहावरे वाले वीडियो में देखा था पहले भी। इसका मतलब क्या होता है? अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, ऑप्शन बी। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इस के अर्थ में लोकोक्ति कौन सी है? तो किस लोकोक्ति का अर्थ है ये? तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगला, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? अगर देखेंगे उत्कंठा का पर्यायवाची आपका अभिलाषा, लालसा, ये सभी उत्कंठा के पर्यायवाची होते हैं। पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सुमन जो है ये पुष्प का पर्यायवाची है। बाकी तड़ित, क्षण प्रभा, चपला, ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है, बिजली के। इसके अलावा अगर हम तालाब के, सॉरी माफ कीजिए, पुष्प के और बिजली के और पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं जो अलग अलग एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो कुसुम, सुमन, प्रसून, प्रसून याद रखिएगा ये काफी आता है, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुहुप, पुहुप भी याद रखिएगा, पुहुप भी पूछा हुआ है, और गुल, ठीक है। कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुहुप और गुल। इसके अलावा बात करें अगर आपके बिजली के या तड़ित के, तो क्या होंगे इसके? विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंपा, अशिन, घनवल्ली। घनवल्ली बहुत याद रखिएगा, धनवल्ली पूछता रहता है, धनवल्ली, क्षणप्रभा और एक कांचनवली, ये सारे आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। तो अगला, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिंपल आपको दिख रहा होगा, जो सरोज शब्द है ये कमल के लिए यूज किया जाता है। कमल के पर्यायवाची तो भर भर के आते रहते हैं एग्जाम में। तो अगर देखें तो उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरचिज, सरसिज, शतदल, राजीव, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, ठीक है, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, ये सारे आपके कमल के पर्याय वाची हैं। अगला, ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आपने देखा होगा अत्यधिक वगैरह, तो ये आपको यण संधि में दिखाई देगा, ठीक है, यण संधि। अगला देखते हैं आप, सामान्य बुद्धि परीक्षण के आपको मैं आंसर बताता हुआ चलता हूं, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो 31वें का जो ऑप्शन है वो है डी। 32वें की बात करें तो 32वें का ऑप्शन है बी। 33वां, 33वें का ऑप्शन है डी। 34वें की बात करें तो 34वें का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 35वें की बात करें, 35वें का जो सही है वो है ऑप्शन बी। 36वें की बात करें, इसका 36वें का सही उत्तर है डी। अगला, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से, जो 37वां प्रश्न है इसका आंसर है ए। एक पासे की, जो आपका डाइस वाला प्रश्न है इसका आंसर है सी, ई आएगा। 39वां देखते हैं, 39वें का आंसर है आपका सी। 22, जो आपका आकृतियों वाला प्रश्न है 40वां, इसका आंसर है ऑप्शन बी। 41वां देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4। अगला, 42वां, 42वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। 43वां देखते हैं, इसका आंसर है डी।
एक विशिष्ट कोड, ये वाला जो 44वां आपका प्रश्न है, इसका आंसर है डी 46389। और अगला देखते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न जो है इसका आंसर है 30वां, 30वां ऑप्शन ए। ठीक है, तो यही आपके रीजनिंग के सारे प्रश्न थे। किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज के प्रश्न। आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ है? तो अप्रैल 2023 में उड़ान 5.0 आपका शुरू हुआ है, यानी इसका 5वां चरण। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और इसको आरसीएस बोला जाता है इंग्लिश में, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान आरसीएस यानी उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्हेटा घाट का संबंध किस राज्य से है? तो भेड़ाघाट लम्हेटा घाट आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार का चौथा दिन क्या कहलाता है? इसको कानूम पोंगल बोला जाता है, कानूम पोंगल। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, अभी तमिलनाडु चर्चा में क्यों है? कल या परसों ही चर्चा में है। इसरो का एक नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके लिए इसरो को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। तमिलनाडु में एक जगह है कुलशेखर पट्टिनम। ठीक है, कुलशेखर पट्टिनम में तमिलनाडु एक नया स्पेस पोर्ट बनाने वाला है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर, उसी तरह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, छोटे लॉन्च व्हीकल्स के लिए कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में एक स्पेस पोर्ट आपका बनाया जाएगा। इस वजह से तमिलनाडु चर्चा में है। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट है, समता दिवस, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को, उसको तमिलनाडु ने समानता दिवस या समता दिवस मनाने की उसमें बात की है। तो ये इस वजह से तमिलनाडु चर्चा में था, याद रखिएगा। आगे, और हाँ, एक वजह से और चर्चा में था, मैं बताना भूल गया। अभी निर्मला सीतारमन जी, तमिलनाडु में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है आदि चलनानूर। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक साइट है, प्रोटो हिस्टोरिक साइट है। वहां पर बहुत सारे हमें प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं, ट्रेड के वहां पे हमें साक्ष्य मिले हैं। तो वहां पर एक विश्व स्तरीय संग्रहालय अभी बनाया जाएगा। ठीक है, विश्व स्तरीय संग्रहालय आदि चलनानूर में, ये तमिलनाडु में स्थित एक साइट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस या ग्लोबल अर्थ डे या वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। इसके ठीक एक महीने बाद 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है 22 मई को। उसकी क्या थीम रही? उसकी थीम रही एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वो 22 मई को मनाया जाता है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहां पर होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो आपको पता ही है। एक प्रश्न और पूछता है कि शुष्क बर्फ क्या होती है या ड्राई आइस क्या होती है? तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? जो सोडा वाटर है आग बुझाने में और हरित गृह प्रभाव में, ये सभी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, वो याद रखिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है या ड्राई आइस भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन की बात की जाती है, हर 5 साल में राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति शासन, ये गलत है, अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356, हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 स्टेट इमरजेंसी, या फिर अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ स्टेट्स में लगाया जाता है। बात करें अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये आपका ठीक है। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी थी, मैंने आपको बता दिया, और एक है 360। 360 कौन सी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो बाकी सारे आपके इसमें ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति से एक इंपॉर्टेंट और है, बल्कि 2 बता देता हूं। एक है अनुच्छेद 61, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। अगर बात करें राष्ट्रपति की जो माफी की शक्तियां होती हैं, पार्डनिंग पावर्स होती हैं, जैसे किसी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, तो वो शक्तियां कौन से अनुच्छेद के तहत निहित हैं? अनुच्छेद 72 के तहत वो निहित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके राष्ट्रपति से संबंधित हैं, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। 9 मार्च 2023 को एक टेस्ट मैच के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किस अन्य देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे? तो कौन से देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज, ऑप्शन ए। आगे, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो अमीरों की तुलना में जो गरीब है वो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं, क्योंकि देखिए उनकी इनकम इतनी नहीं होती, और आपको पता है जो गरीब लोग होते हैं वो एक तरह से उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, ज्यादा उनके बच्चे होते हैं, तो उनके खर्चे भी उस हिसाब से ज्यादा हैं, तो वो अपनी सैलरी का बहुत कम हिस्सा खर्च कर पाते हैं। वो इंस्टेंट खर्चे में ज्यादा बिलीव करते हैं, या वो पैसा ज्यादा जल्दी खर्च करते हैं। मिडिल क्लास आदमी थोड़ा सा बचाने पर ज्यादा बिलीव करता है। अगला, वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की है? तो ये जो कमेंट है इंग्लिश में से बोला जाता है, वेदास आर इनफेलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज। इसको कौन मानते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित बहुत प्रश्न लगातार बनते रहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी का असली नाम क्या था? मूल शंकर। इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सुने होंगे डीएवी स्कूल्स आज की डेट में जो है, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वो भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लगभग स्टार्ट किए गए थे, या उनकी उनकी ही हम कह सकते हैं शिक्षाओं से ये प्रेरित हैं। इसके अलावा अगर बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो कौन सा मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था? शुद्धि मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कुछ धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो गए थे, तो उन्हें दोबारा से हिंदू धर्म की तरफ एक लौटने का कार्य शुद्धि मूवमेंट के द्वारा दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती जी की बहुत फेमस किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो यही दयानंद सरस्वती जी से ज्यादा संबंधित लगातार प्रश्न आपके पूछता रहता है। इसके अलावा अगर बात करें स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। सबसे ज्यादा जो विवेकानंद जी से प्रश्न बनता है वो ये बनता है, इन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, कौन से सन में हुआ था? पहली बात तो 1893 में हुआ था, वहां पर इन्होंने भाषण दिया था, जो बहुत फेमस इनका भाषण है। इसके बाद इन्होंने 1896-97 में बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको अपना ये गुरु मानते थे। इसके अलावा बात करें कौन सी ज्यादा फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, तो हमारी वेदांत की जो फिलॉसफी है उसमें बहुत ज्यादा स्वामी विवेकानंद जी बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो इनसे बनते हैं। एक राजयोग इनकी बुक है, वो काफी पूछता रहता है, राजयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। और थोड़ा सा केशव चंद्र सेन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक संस्था से जुड़े हुए थे, वो संस्था पूछता रहता है। तो आपको पता है 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज का एक सेक्शन हटाकर अपने साथ जोड़ लिया था। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये केशव चंद्र सेन ने एक संस्था शुरू की थी 1866 में, याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। और इसको बोला जाता था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और जो पुराना वाला ब्रह्मो समाज था जो आपका राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा बनाया गया था, उसको बोला जाता था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यही संबंधित सारे फैक्ट्स थे इनसे। प्राकृतिक गैस का उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम है, तो इसमें किसकी रैंक 1 है इंडिया में? नेचुरल गैस के उत्पादन में, तो असम का स्थान इसमें नंबर 1 है। असम में देखा होगा आपने, रिफाइनरीज वगैरह भी काफी हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, डिगबोई है, माफ कीजिए उड़ीसा मैंने लगा दिया गलती से, असम, असम में। ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा, असम। आगे चलते हैं। इसका आंसर दयानंद सरस्वती है। आगे 56वां, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया था, श्वास। ठीक है, इसरो के द्वारा। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो 43 लोगों को। इसके अलावा कल देखिए 15 अगस्त की शाम को वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार द्रौपदी मुर्मू 76 लोगों को लगभग वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगी, 76 लोगों को। अगला, प्रथम एशियाई खेल कौन से वर्ष में आयोजित किए गए थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम एशियाई खेल वर्ष 1951 में आयोजित किए गए थे। कहां पर आयोजित किए गए थे? ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। बात करें 2023 में भी एशियन गेम्स आपके होने वाले हैं, कहां पर? हांगजू, चाइना। ठीक है, हांगजू चाइना में आयोजित किए जाएंगे, याद रखिएगा। और इससे पहले अभी चाइना में एक और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, विश्वविद्यालय खेल आयोजित किए गए थे, अभी पिछले ही वीक वो खत्म हुए हैं। और
कौन से शहर में आयोजित किए गए थे? चेंगदू, चाइना में, चेंगदू। ठीक है, और ये कहां पर होंगे एशियन गेम्स? हांगजू, चाइना। अगला, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित लेने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी इसको बोला जाता है विदाउट राइट टू वोट, ये कहीं भी बैठ सकता है। तो ये है भारत का महान्यायवादी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से अनुच्छेद में इनकी बात की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 76 में इनकी बात की जाती है। वर्तमान में 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है? आर वेंकट रमणी जी हैं। अटॉर्नी जनरल के समर्थन के लिए एक पद क्रिएट किया गया है, सॉलिसिटर जनरल। हाल ही में सॉलिसिटर जनरल के पद पर किसे पुनर्नियुक्ति मिली है? तुषार मेहता जी को पुनर्नियुक्ति मिली है। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स आपके। बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी बहुत ज्यादा पूछता रहता है इसका अनुच्छेद 148 में आपके कैग की बात की जाती है। और कैग संविधान की कौन सी कमेटी का बहुत ज्यादा क्लोजली उससे अटैच रहता है? तो संविधान की जो लोक लेखा समिति होती है आपकी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका एक तरह से कहा जाता है कि ये गाइड और फिलोसोफर होता है, फ्रेंड होता है, क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक अकाउंट या जो लोक लेखा है उसका ही ज्यादातर मेंटेनेंस देखता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन की बात संविधान के अनुच्छेद 324 में की जाती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम इसी का है। बात करें राज्यों में अगर इलेक्शन की, तो राज्यों में इलेक्शन कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। और कौन से इलेक्शन कराते हैं? वो जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। लोकसभा, राज्यसभा और आपके जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो सारा इलेक्शन कमीशन कराता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में की गई है, क्योंकि उसके तहत पंचायत हमारे यहाँ क्रिएट की गई थी और पंचायतों के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इसी की तरह इस राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। बात करें भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो वित्त आयोग की बात संविधान के अनुच्छेद 280 में की जाती है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं जो इकोनॉमी या फाइनेंस के मैटर में एक्सपर्ट होते हैं। वर्तमान में 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू हैं 2021 से 2026 तक। 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह जी थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपके इससे हो गए। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में की जाती है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सेपरेट कृषि विभाग का नाम क्या था? दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही भी लिखा रहता है। यह विभाग इनके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ कृषि के लोन देने की बात की थी। उन कृषि के लोनों को क्या बोला जाता है? टक्कावी। तो टक्कावी लोन याद रखिएगा, वो कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाले लोन थे। क्या इसका आंसर होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसके सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? असली नाम था इनका जौना खान, और इन्हीं के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की गई है बाद में। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम जौना खां था। इन्हीं के नाम पर जौनपुर शहर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी काफी समय बाद। अगर बात करें कृषि विभाग की बात हमने कर ली, तो एक प्रश्न से यह बनता है कि इनमें से कौन से दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की और बाद में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही 1326-27 में अपनी राजधानी वहां से शिफ्ट की, जो एक बहुत बेकार उनका डिसीजन था। काफी ज्यादा लोग इसमें परेशान हुए और कोई फायदा भी उन्हें नहीं हुआ। इसके बाद बात करें दिल्ली के जो सुल्तान है जितने भी रहे हैं पूरे दिल्ली सल्तनत में, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई राजा था तो वो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में जो सिक्के हैं वो जारी किए, हर तरीके के लगभग, और इसीलिए इन्हें प्रिंसेस ऑफ मनियर्स कहा जाता है, यानी मनियारों का राजकुमार भी मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विजयनगर किंगडम है, ठीक है, जो आपका विजयनगर साम्राज्य है और बहमानी किंगडम है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान स्थापना हुई है, क्योंकि इनका जो शासनकाल था वो था 1325 से 1351 तक। तो 1336 में आपका बनता है विजयनगर साम्राज्य और 1349 में बहमानी किंगडम। बात करें अगर एक जो प्रश्न बहुत ज्यादा आता है इनसे, वो आता है मोरक्को, जो मोरक्को देश है वहां से एक ट्रेवलर यात्री भारत में आया था, इब्न बतूता, आपने नाम सुना होगा। वो इन्हीं के शासनकाल में भारत में आता है और इनके द्वारा उनको चाइना वगैरह भी भेजा जाता है। और इब्न बतूता की एक बहुत फेमस बुक है जिसमें उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, नाम है रहला। याद रखिएगा, रहला बुक है इब्न बतूता की। कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे, ये भी याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर ज्यादा कोई प्रश्न नहीं जाते।
इसके अलावा बात करें इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी की बात मैंने सुबह वाले वीडियो में कर दी है। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थापित की और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी यहीं पर रही। अगर बात करें कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन पूरा कराया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो यही फैक्ट्स कुछ इनसे संबंधित है। इनकी बेटी है कौन? रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली सुल्तान मानी जाती हैं और आखिरी वही सुल्तान थी महिला, उनके बाद कोई बना भी नहीं। आगे चलते हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी ये किसकी सहायक नदियां हैं? अगला तो इसका क्या आंसर होगा 61वें का? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, क्योंकि गोदावरी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हम जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो अगर पहले मैप में देख लीजिए इसकी और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये है आपकी, देखिए गोदावरी, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? पेन गंगा है, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती जो आपसे सवाल में पूछा है, सवारी या सवारी इसको बोला जाता है, इसके अलावा सेल्यूरी या सिलेरू रिवर इसको बोला जाता है। अगर आप और देखें तो पूर्णा, दूधना, इसके अलावा मंजरा, मंजरा पर आपका निजाम सागर भी स्थित है। तो ये आपके सारी गोदावरी की नदियां हैं। बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी कहां से निकलती है? गोदावरी नासिक के पास एक जगह है त्रिम्बक, वहां से ये निकलती है पश्चिमी घाट से। इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है, या दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा बात करें कुछ जो इस पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोचम पाद प्रोजेक्ट। ठीक है, पोचम पाद प्रोजेक्ट आपका निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहां पर गोदावरी नदी के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा पोचम पाद। और जहां से ये निकलती है त्र्यंबक से, मैंने बताया वेस्टर्न घाट से नासिक के पास, वहां पर आपने देखा होगा बहुत फेमस एक मंदिर भी है त्र्यंबकेश्वर। इसके अलावा बात करें अगर एक तो पोचमपात प्रोजेक्ट है, एक और डैम इसके ऊपर बहुत फेमस है पोलावरम डैम, आपने सुना भी होगा, एग्जाम में मैचिंग में आता भी रहता है। पोलावरम डैम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन यानी सिंचाई वगैरह के लिए कई सारे पर्पज के लिए यूज की जाती है। ट्रिब्यूटरी हमने सारी सहायक नदियां इसकी देख ली। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगला, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें वेंकटेश भी कहते हैं, रंगनाथ स्वामी टेम्पल पूरा इसका नाम है, ये कहां पर स्थित है? तो बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, अभी मेरा एक फ्रेंड यहां पर गया भी था। तो ये आपका तिरुमल्ला की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रंगनाथ स्वामी इनको बोला जाता है, या फिर भगवान वेंकटेश भी कहते हैं। इसके अलावा आपका जो बिलिगिरी रंगा पहाड़ियां हैं, ये आपके कर्नाटक में स्थित है, और एक बहुत फेमस ये प्रोटेक्टेड एरिया भी है, बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके कर्नाटक में इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। आगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो किसका स्टेटमेंट है? तो ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है। इन दोनों के बीच कौन सा पैक्ट साइन हुआ था? पूना पैक्ट साइन हुआ था सन 1932 में, जब महात्मा गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। उसमें महात्मा गांधी ने इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक वर्ग देने से मना कर दिया था, बल्कि इनको संयुक्त निर्वाचक वर्ग दिया था और इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी थी। इसको ही पूना पैक्ट बोला जाता है। आगे, एल निनो संबंधित है, तो एल निनो किससे संबंधित है? पश्चिमी अवदाब से, पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से, या मौसम की भविष्यवाणी से? तो किससे संबंधित है? तो देखिए मैंने आपको सुबह बताया था, एल निनो आपका प्रशांत महासागर वगैरह में उठता है। यहां पर देखिए क्या होता है, इसका इंपैक्ट भारत के मौसम के ऊपर भी पड़ता है। एल निनो, ला निना, ये दो तरह के आपके फिनोमिना होते हैं, तो भारतीय मॉनसून से कहीं ना कहीं आप इसे लिंक मान सकते हैं। अप्रैल 2023 में मौद्रिक नीति 2023-24 की पहली द्वैमासिक समीक्षा में रेपो रेट में कितने प्रतिशत बिंदु की वृद्धि की गई थी? तो रेपो रेट में देखिए जो अभी मीटिंग हुई है इसी महीने 4-5 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, उसमें तो रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है, लेकिन इसमें कितनी वृद्धि की गई थी? कोई भी वृद्धि देखिए यहां पर भी नहीं की गई है 65 में, तो लगातार इस बार भी वृद्धि नहीं की गई है। अप्रैल में भी नहीं की गई थी, अभी भी नहीं की गई है। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो इसमें से कौन कौन सी है? अगर आप देखेंगे तो प्रिंटर तो आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपकी क्या है? इसमें जो टच स्क्रीन है ये इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी। वैसे प्रोसेसिंग का रोम इतना अच्छा इन्होंने ऑप्शन नहीं बनाया, ये थोड़ा सा इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी इस हिसाब से सही बैठेगा। अगला, एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर
3 बार क्लिक करने से तो ये टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है, ऑप्शन सी। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? आपका टीएलपी यानी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल। अगला, डैश केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य स्मृति के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता ही रहता है ये, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, ऑप्शन बी। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार की, मैंने आपको बताया था, देखिए स्टैटिक रैम जो होती है एस रैम, उसको नहीं करना पड़ता, लेकिन जो डायनेमिक रैम होती है इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ऑप्शन सी डायनामिक रैम। देखिए प्रोम, ई प्रोम इसकी फुल फॉर्म भी आती रहती है। प्रोम क्या होता है आपका? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोग्राम आपका ई प्रोम भी आता रहता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम भी आता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके से फुल फॉर्म ये होती है। अगला, निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या इसकी मुख्य, हम कह सकते हैं, भूमिका का वर्णन करता है? अगर आप देखेंगे, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये वाला पॉइंट देखिए, कंप्यूटर स्टार्टिंग वाला, वहां पर BIOS का रोल काफी बड़ा रहता है। निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला, नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में क्या अलग है? तो इसमें से क्या अलग है आपका? नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें। तो ये दोनों में इनमें अलग है, ठीक है, ऑप्शन सी। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है? डिस्क वायरस आपका किसी तरीके का कोई वायरस नहीं होता। अगला, तो चैती आपका चैत के महीने में, तो ये मौसमी गीत हो गया। बात करें कजरी, तो कजरी आपका विवाह और मौसमी गीत है, ऑप्शन ये वाला होगा तीसरा। बात करें अगर रसिया की, तो रसिया आपका क्या है? ब्रज का लोकगीत है और आपका सोहर एक संस्कार गीत है, ठीक है। तो 84 का आपका क्या होगा? ऑप्शन ए। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहां पर? तो ये आपके चुर्क, डल्ला चुर्क ये वगैरह सीमेंट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा ये क्षेत्र फेमस है। भारत में स्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो यह सिफारिश किसके द्वारा की गई है? बलवंत राय मेहता समिति, 1957 की समिति है। तीनों समिति देखिए, ऑर्डर इसका क्या क्या है? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आती है, फिर अशोक मेहता समिति आती है, फिर आपका GV के राव समिति आती है और फिर LM सिंघवी कमेटी आती है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश से बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में डाला है आज सुबह, सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी जी इसके प्रथम राज्यपाल थे। वैसे भारत का प्रथम राज्यपाल कौन है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारा नाम बदला गया है, जिसको हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इससे पहले सरोजनी नायडू जी यहाँ की पहली राज्यपाल थी, जो किसी भी भारतीय स्टेट की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी महोबा की, ऑप्शन सी। महोबा किसके लिए फेमस है? पान वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला, 1924 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कहां से? कानपुर में बुलाई गई थी। यहां पर ही आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। इसमें राम प्रसाद, सचिंद्र सान्याल, इस तरीके के काफी ज्यादा यहां पर बैठक में लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस कब से आयोजित किया जाता है? तो तहसील दिवस कब से स्टार्ट हुआ है? तो आपका 16 मई 2012 से ये स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन सी। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रदेश में इसे पूर्वा के नाम से जाना जाता है, पूर्वा, क्योंकि आपका पूर्वी दिशा की तरफ से ही आएगा। अगर हम बंगाल की खाड़ी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में ही पड़ती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रॉनिका सिटी
तो जो ट्रॉनिका सिटी है ये आपका कानपुर में स्थित है। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर में सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है। तो आपका बी इसमें सही मैचिंग नहीं है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपका कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सुहाग नगरी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में है कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल ठीक है। अगला, भारत कला भवन बनारस, ये बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करें चौरसिया नृत्य, ये आपका गोरखपुर में नहीं होता, ये आपका गलत मैचिंग है। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पर है? तो कानपुर की रैंक है इसमें 11, ये इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है? तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा समझा जाता है? धान, मक्का और गेहूं का। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, हमने काफी बार किया है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है और किससे संबंधित है? ट्राइसेम की अगर बात करें तो ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर। तो अगर बात करें विंध्याचल आपका मिर्जापुर, ठीक है। देवा शरीफ वही जहां पर हाजी वारिस अली शाह का मेला लगता है, ठीक है। हस्तिनापुर मेरठ, ये भी ठीक है। श्रृंगवेरपुर आपका देखिए यहां पर नहीं है, ये गलत है। तो ये प्रयागराज के लगभग 45 किलोमीटर के आसपास स्थित है श्रृंगवेरपुर, ये आपका इसमें गलत मैचिंग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित प्रथम आपका प्रसिद्ध तीर्थ है, यह है कौशाम्बी। ये यूपी पीसीएस का रिपीटेड प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित यहाँ पर यह स्थल है। बात करें अगर कुशीनगर की, कुशीनगर में आपको बता चुका हूं, मल्ल महाजनपद की राजधानी था। यहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और यहाँ पर एक बहुत फेमस स्तूप भी है जिसका नाम है रामभर स्तूप, ठीक है। तो यही देखिए हमारे सारे संबंधित प्रैक्टिस सेट के 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन ये पसंद आया होगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए मैंने वो भी आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे। ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर मैं करंट अफेयर्स डालता हूं, तो प्लीज आप एक बार करंट अफेयर्स का वीडियो भी जरूर देखिएगा, वो काफी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।